जय हिंद। थोड़ा अच्छे से, है ना। सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा सा हिम्मत से बोला करो, थोड़ा सा ताकत के साथ बोला करो। जय हिंद। ठीक है। लास्ट अमेंडमेंट कौन सा पढ़ा था हमने? 65। और लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कहां से किया था? 42 से ही किया था ना। 42 से किया था, तो 42 एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है? सबसे पहले ये बताओ, लघु संविधान क्यों बोला जाता है? बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए। किसकी सिफारिश? स्वर्ण सिंह समिति। अच्छा, ये किस वर्ष हुआ है? 1976। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हमने देखा था इसमें कि 3 नए शब्द जोड़े गए 3 नए शब्द। पहला समाजवादी, दूसरा और तीसरा। और ये तीनों शब्द कहां जोड़े गए? प्रस्तावना में जोड़े गए। इस संशोधन में नागरिकों के लिए एक नए भाग, कौन सा भाग? अच्छा, भाग 4 का के अंदर कौन सा आर्टिकल आता है? 51A। और इसके अंतर्गत क्या देखने मिलते हैं? 10 मूल कर्तव्य हमें देखने मिलते हैं। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से, और जो न्यायिक रिट की शक्तियां होती हैं कोर्ट की, उसको भी क्या किया गया? कम कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकरण, यानी कौन सा नया भाग जोड़ा गया? भाग 14 का। तो 2 नए भाग जोड़े, पहला 4A, दूसरा 14A। ठीक है। इसके बाद 1971 की जनगणना के आधार पर 1 तक लोकसभा सीट और राज्य विधानसभा की सीटों को निश्चित कर दिया गया। न्यायिक समीक्षा एवं रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम व उच्च न्यायालयों की शक्तियों में कटौती की गई, वही सेम है। अच्छा, जो आपका लोकसभा है और विधानसभा, उसका कार्यकाल कितना कर दिया गया? 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई विधियां न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं की जाएंगी कि वे मूल अधिकारों को क्या करती हैं। क्योंकि न्यायालय ने पहले बोला था कि जब भी आप डीपीएसपी में चेंज करें तो ये सुनिश्चित करें कि आपके मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या कमी ना हो। परंतु इस अमेंडमेंट में बोला गया कि हम डीपीएसपी में परिवर्तन करेंगे, और यदि कोई मौलिक अधिकार उससे हानि पहुंचती है, मौलिक अधिकार को कुछ नुकसान पहुंचता है या कमी होती है, तो आप उसे न्यायिक चुनौती फिर नहीं दे सकते। इसके बाद राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए संसद क्या बना सकती है? अब कानून बना सकती है। भारत के एक क्षेत्र से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह से बढ़ाकर कितना कर दी गई? 1 वर्ष कर दी गई। और 3 चीजों को जोड़ा गया डीपीएसपी में, आर्टिकल नंबर 39A, 43A और 48A। इनके सब्जेक्ट्स पे हम बात कर चुके हैं। इसके बाद कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए केंद्र को किसी भी राज्य में अपने सशस्त्र बलों को तैनात करने का अधिकार दे दिया गया। किस आधार पर? कानून और व्यवस्था के आधार पर। 5 विषय थे जो राज्य सूची से उठाकर कहां कर दिए गए? संवर्ती सूची में रख दिए गए। शिक्षा, वन, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतौल और न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय के गठन और संगठन से संबंधित विषय कहां चले गए? संवर्ती सूची में। संसद और राज्य विधानसभाओं में कोरम की आवश्यकता को क्या कर दिया? कोरम क्लियर है आप लोगों को कि वो मिनिमम संख्या जो सदन की कार्यवाही के लिए आवश्यक है। संसद को समय समय पर अपने सदस्यों और समितियों के अधिकारों और विशेष अधिकारों पर निर्णय देने का अधिकार दिया गया। और अंतिम बिंदु, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण की बात की गई। तो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस थे इसमें जो देश में किए गए या हमारे संविधान में किए गए, जिसको अब सुधारने का कार्य कौन करेगा? जनता दल की सरकार करेगी। अच्छा, ये जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं ये इमरजेंसी के समय किए गए। अब इमरजेंसी समाप्त होने के बाद जब इंदिरा गांधी सरकार गिरती है और जनता दल की सरकार बनती है, तो वो इन गलतियों को या इन चीजों को सुधारने का प्रयास करेगी। कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद। कौन सा अमेंडमेंट? 44वां संविधान संशोधन। सबसे पहले क्या किया गया? जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल था उसको पुनः कितना बहाल कर दिया गया? 5 वर्ष। संसद और राज्य विधानसभाओं में कोरम को क्या कर दिया गया फिर से? कि कोरम की अनिवार्यता अब रहेगी, और संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट समाचार पत्र में प्रकाशित की जा सकेगी और इसको संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया, परंतु कैबिनेट उसे पुनः ही बिना चेंज किए भेजता है। तो अब राष्ट्रपति से मानने के लिए, ये वाला पॉइंट समझ में आया है आप लोगों को?
समझ में आया? पहले क्या होता था, आपने राष्ट्रपति के पास कुछ भेजा तो राष्ट्रपति को उसको अपनी स्वीकृति देनी होगी, परंतु अब राष्ट्रपति चाहे तो उसको एक बार पुनः विचार के लिए किसके पास भेज सकता है? कैबिनेट के पास। कैबिनेट चाहे तो चेंज कर सकता है, बट यदि कैबिनेट को कुछ चेंज नहीं करना, उसने एज इट इज उसे वापस किसके पास भेज दिया? राष्ट्रपति के पास। तो अब किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी होंगे। उस प्रावधान को हटा दिया गया जो अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति राज्यपाल को क्या बनाता है? संतुष्टि को अंतिम बनाता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को पुनः क्या किया गया? और यहां पर आंतरिक अशांति शब्द को किससे रिप्लेस किया गया? सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस कर दिया गया, है ना? क्योंकि जो आपका 1975 का जो आपातकाल था वो किस नाम पर लगाया गया था? आंतरिक अशांति के नाम पर। तो इस शब्द को ही परिवर्तित किससे कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह से। कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति अब क्या लगा सकते हैं? आपातकाल की। जब तक कैबिनेट लिखकर सिफारिश नहीं करेगा आप आपातकाल नहीं लगा सकते। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के संबंध में कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय किए गए। अब वो सुरक्षा उपाय ये भी थे कि आपका जो आर्टिकल 20 और 21 है वो आपके आपातकाल के समय क्या नहीं होगा? निलंबित या समाप्त नहीं होगा। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 31 और आर्टिकल नंबर 19(1)(f), इन दोनों को ही क्या कर दिया गया? और इसे बना दिया गया कानूनी अधिकार। और कहां ट्रांसफर कर दिया गया? आर्टिकल नंबर 300(a) में या 300 का में। वही चीज है 20 और 21 को अभी कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जाएगा। उन प्रावधानों को हटा दिया गया जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावी विवादों को अदालत की शक्ति से छीन लेते थे। पहले अदालत को बाहर कर दिया गया था कि इन मुद्दों पर अदालत कार्यवाही नहीं करेगी, संसद एक अलग से प्राधिकारी उसके लिए क्या करेगा? नियुक्त करेगा। परंतु अब फिर से न्यायालय को क्या कर दिया गया? यह शक्तियां प्रदान कर दी गई। ठीक है, ये था 44वां। फिर 50वें में हमने देखा था कि जो सशस्त्र बल है और जो खुफिया संगठन है इनके मौलिक अधिकारों को क्या किया जाएगा? प्रतिबंधित किया जाएगा। 52वां जो इंपॉर्टेंट था, इस पे हमने देखा था कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। विषय क्या है? दल बदल कानून। आया राम गया राम, वही चीज। तो क्या लागू किया गया? ऐसे लोगों के लिए जो बार बार पार्टी बदलते हैं, दल बदलते हैं, उन्हें रोकने के लिए या अयोग्य घोषित करने के लिए एक 10वीं अनुसूची को बनाया गया। और इसमें इसका जो टॉपिक है वो क्या है? दल बदल कानून। दल बदल कौन सा अमेंडमेंट? 52वां। इसको तो याद रखना आप बिल्कुल। 52वां और वर्ष कौन सा? 1985। फिर हमने 61वां देखा था। जो वोट देने की एज लिमिट थी पहले कितनी थी? 21 साल थी, परंतु 89 के बाद और 61वां संविधान संशोधन के बाद इसको घटाकर कितना कर दिया गया कि अब 18 वर्ष के जो बालिग हैं वो क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। फिर आता है आपका 65वां संविधान संशोधन 1990। इसमें हमने देखा कि जो आयुक्त था एसटी एससी के लिए, उस आयुक्त को हटाकर अब एक एसटी और एससी के लिए संयुक्त क्या बना दिया गया? आयोग का गठन कर दिया गया। पहले केवल एक आयुक्त हुआ करता था। अच्छा, ये आयुक्त क्या होता है? आयुक्त मतलब क्या होता है? एक अधिकारी होता है। आयुक्त मतलब है, आपने सुना होगा मुख्य चुनाव आयुक्त, वो चुनाव के प्रमुख अधिकारी हैं। तो एसटी एससी कमीशन के लिए पहले एक आयुक्त हुआ करते थे, अब उस आयुक्त को रिप्लेस करके क्या बना दिया गया? एक आयोग बना दिया गया। ठीक है, ये आयोग बन गया। अभी ये साथ में है, यानी अभी आप एक साथ बोल सकते हो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग। आगे चलकर आप 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में देखोगे कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? अब अनुसूचित जाति आयोग अलग हो जाएगा, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग अलग हो जाएगा। क्लियर है? यहीं तक कल हमने पढ़ा था। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने दिल्ली का नाम सुना है? दिल्ली को एनसीआर बोला जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन बोला जाता है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के रूप में क्या किया गया? निर्मित किया गया और एक विशेष दर्जा दिया गया। हम किसी और यूटी को बोलते हैं क्या एनसीआर? हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर बोलते हैं ना, क्योंकि वो कैपिटल रीजन है। इसके बाद संशोधन में दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा का क्या किया गया? जिसमें 7 सदस्यीय मंत्री परिषद का भी क्या किया गया? निर्माण। तो अब ये बन जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर्ष 1991। दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया, बस इतना याद रखो। अब वो तो वैसे विशेष दर्जा है तो आपको याद रहेगा। एनसीआर को दिल्ली को एनसीआर का विशेष दर्जा दिया गया। दिल्ली में किसकी स्थापना की गई? विधानसभा की।
और इस विधानसभा में 70 सदस्यीय विधानसभा होगी और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद होगी। 70 सदस्यीय मतलब कि विधानसभा में टोटल कितने मेंबर्स रहेंगे? 70। क्लियर है? जैसे आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सदस्य हैं, वैसे दिल्ली विधानसभा में कितने? 70 और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद होगी। कौन सा अमेंडमेंट? 69th वर्ष कौन सा? 1991। फिर आते हैं हम 71। भाषा याद है? सिंधी याद है? चलो बताओ कौन सा अमेंडमेंट था सिंधी? कौन सा? 21वां वर्ष कौन सा था? 1960। हमने 15वीं भाषा जोड़ी थी सिंधी के रूप में। अब हम कितनी भाषाएं जोड़ने वाले? अब 3 भाषाएं, मतलब 16वीं, 17वीं, 18वीं। कौन सा अमेंडमेंट? वो 21वां था, ये 71वां। वर्ष कौन सा? 3 भाषाएं जोड़ते हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किसमें? क्यों 8वीं अनुसूची में रखा इसको? क्योंकि हमारी 22 भाषाएं कहां पर मिलती हैं? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई? जो पहले 14 थी, अब वो कहां तक पहुंच चुकी है? 18 तक। हमें कहां तक लेके जाना है? 22 तक लेकर जाना है। कौन सा अमेंडमेंट? 71वां। वर्ष कौन सा? 19। तो अब यदि सवाल पूछे कि चलो 2 अमेंडमेंट हमें ऐसे बताओ जो भाषा से संबंधित हैं, तो बता पाओगे? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? 71वां। अब तीसरा भी पूछेंगे, जब हम तीसरा बता देंगे। ठीक है, चलो 73वां संविधान। 73 और 74 भाई भाई, जुड़वा भाई है ना, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एग्जाम के फेवरेट ब्रदर्स हैं ये दोनों। ठीक है, 73 और अक्सर लोग कहां कंफ्यूज होते हैं? 72 73 था कि 73 74 था, होता है। तो उसको आज क्लियर कर लो, 73 और 74 है। ठीक है, 72 73 में देखो, इनको दोनों को साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों कब किस वर्ष हुए हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं, कुछ बुक्स में आपको 93 देखने मिलेगा। उसका कारण ये है कि 92 में संशोधन हुआ था और लागू कब किए गए थे? 93। हमें लागू से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि वो अमेंडमेंट किस वर्ष किया गया है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है? कभी भी 93 आंसर लगाकर मत आना। इसका आंसर क्या है? 1992। तो 73 74 साथ साथ दोनों कब किए गए? 92। अब मैंने आपको पहले बताया था, हम एक जगह और कंफ्यूज होते हैं कि पहले पंचायत आती है कि नगरीय स्वशासन आते। तो याद रखना, पहले गांव उसके बाद शहर। पहले कौन बने? गांव बने। गांव से फिर धीरे धीरे क्या बने? शहर बने। तो पहले गांव फिर शहर। तो 73 में क्या है? पंचायती राज। ठीक है, 74 में क्या है? अच्छा, इस अमेंडमेंट को लाने के पीछे कारण क्या था? पंचायती राज की बात तो हमारे डीपीएसपी में भी की गई है। किस आर्टिकल में की गई, कोई बता सकता है मुझे? किस आर्टिकल में डीपीएसपी की बात की गई है? 40। हाँ, अच्छा ये बताओ, जब डीपीएसपी में बोल दिया कि पंचायती राज का गठन राज्य के द्वारा किया जाएगा, क्लियर है कि पंचायती राज राज्य के द्वारा गठित की जाएगी, ये बोल दिया। डीपीएसपी मतलब समझ गए ना क्या कह रहा हूं मैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये बताओ आप मुझे, तो क्यों ये अमेंडमेंट किया गया जो चीज ऑलरेडी लिखी हुई थी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में? हाँ देखो, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, वो एक राज्य को आईना दिखाते हैं कि अच्छा राज्य क्या होना चाहिए। इन पॉइंट्स को आप क्या कर दो, लागू करोगे तो आप अच्छे राज्य कहलाओगे। परंतु क्या वो बाध्यकारी है? क्या राज्य उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए बाध्यकारी है कि करना ही पड़ेगा? अब हुआ क्या, जब ये चीज आई तो राज्य अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते थे कि जिन्हें लगा उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था ला दी, जिन्हें नहीं लगा वो। और कभी भी केंद्र सरकार या संसद इस चीज के लिए किसी राज्य को जबरदस्ती नहीं बोल सकती कि आपको लागू करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में क्या किया जाए, इसको बाध्यकारी कैसे बनाया जाए? इसको हम संशोधन करके किस में ऐड कर देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में ही रख देते हैं कि अब ये बाध्यकारी है और जितने भी स्टेट्स हैं भारत में सभी को क्या करना पड़ेगा? इसे लागू करना पड़ेगा। और आखिर हुआ वही, 73वां संविधान संशोधन आया जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। हम आगे जाके इन्हें डिटेल में इनके आर्टिकल्स के साथ पढ़ेंगे, इनके गठन के बारे में। और इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया। इस प्रयोजन के लिए संशोधन में पंचायत नाम से एक नया क्या जोड़ा गया? और इस भाग को आप किस नाम से जानते हैं? भाग 11। धन्य तुम्हारा रोमन नंबर्स का ज्ञान। भाग 9 किस नाम से? भाग 9। 11 तो ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखा जाता है ना। तो भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 का विषय क्या रखा गया? पंचायतें। क्या? पंचायतें। और इसमें कितने विषय शामिल हैं?
आपके अनुसूची नंबर 11 में कितने विषय शामिल हैं? चलो अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये बताइए पंचायतों से संबंधित कौन सा अमेंडमेंट है? ठीक है, किस वर्ष किया गया? 1992। इसके अंतर्गत कितने विषय शामिल हैं? 29। अच्छा, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने विषय शामिल हैं? 29 विषय शामिल है। इसके इसके लिए संविधान में एक नए भाग को जोड़ा गया। कौन सा भाग? भाग 9 को जोड़ा गया। क्लियर है? चलो अब 74वां, उसका बड़ा भाई यानी शहर। ठीक है, शहर में किसको शीर्षक कहा गया? नगर पालिकाएं, या मैं इसको यदि स्थानीय स्वशासन बोलूं तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या होता है स्थानीय स्वशासन? अरे स्थानीय स्वशासन नगर निगम नगर पालिका होती है ना आपकी। ये स्थानीय स्वशासन जो आपके उस स्थान का क्या करती है? स्वशासन करती है। तो शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यहां किसको दिया? पंचायती राज को। यहां किसे दिया? स्थानीय निकायों को। और सुरक्षा प्रदान की गई। प्रयोजन के लिए संविधान में एक नया भाग, आराम से, ठीक है, क्या है ये? 9A। वो क्या था? 9, ये 9A जिसका शीर्षक है नगर पालिकाएं। और इसमें कितने विषय रखे गए? 18 विषय रखे गए। उसमें कितने विषय? अब ये जो सारा का सारा पॉइंट है, इसके लिए एक नई अनुसूची बना दी गई। अनुसूची नंबर 12वीं। यहां पे कौन सी थी? और हमें पता है कि हमारे संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। इसका मतलब हम सारी अनुसूचियों को कवर कर चुके हैं। हमने मूल संविधान में 8 देखी थी, फिर 9 भी हमने देखी, भू सुधार, जो कब जोड़ी गई आपकी? 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट। फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी 10वीं अनुसूची, जो किससे संबंधित थी? दल बदल कानून से। ये कब जोड़ी गई आपकी? वर्ष कौन सा? 1985। अब हमने देखी 11वीं और 12वीं अनुसूची। 11वीं जोड़ी गई 73 के द्वारा, 12वीं जोड़ी गई 74 के द्वारा। दोनों ही समान वर्ष में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची का विषय है पंचायती राज, 12वीं अनुसूची का विषय है नगर पालिका या स्थानीय स्वशासन। इसमें कितने विषय हैं? 29। इसमें कितने विषय? हम एक जगह और कंफ्यूज होते हैं कि 29 विषय किसके थे और 18 विषय किसके थे। तो हमेशा गांव या फिर आपकी पंचायत के विषय ज्यादा हैं और शहर के विषय कम है। तो 73 है या 74 या 72? 73। 73 74। पहले इस पंचायत या स्थानीय स्वशासन? पहले पंचायत। ज्यादा विषय किसमें? पंचायत में कितने और स्थानीय स्वशासन में कितने? क्लियर है अच्छे से? तो ये हो गया 73 74, क्योंकि ये दोनों ही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चल रहा हूं। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ना। आप आगे बढ़े। 77वां संविधान संशोधन 1995 77। अच्छा, आपको मैंने जब पढ़ाया था आर्टिकल नंबर 16, तो आपको याद आना चाहिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। मैं ऑलरेडी आपको ये चीज डिटेल में पढ़ा चुका हूं, इसलिए केवल यहाँ शीर्षक पे बात करेंगे कि इसमें बात की गई थी कि एसटी एससी को अब नौकरियों में तो मिलता ही है आरक्षण, पदोन्नति मतलब प्रमोशन में भी क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। किस अमेंडमेंट के तहत? 77। फिर आता है 84वां संविधान संशोधन। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का पुनर्समायोजन पर प्रतिबंध को अगले 25 वर्ष यानी कब तक? 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अर्थात लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक सेम रहेंगी और वो 2026 का अब बदलेंगी आपकी, है ना, 2 वर्षों के बाद। कौन सा अमेंडमेंट? 84वां। फिर आता है 85वां संविधान संशोधन 2001। जून 1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों के लिए आरक्षण के नियम के आधार पर पदोन्नति के मामले में परिणामी वरिष्ठता प्रदान की गई। कुछ नहीं आया होगा समझ में, है ना? आया समझ में कुछ? तुम लोग तो मत बोलो नहीं आया। परिणामी ज्येष्ठता पढ़ चुके हो, मुंडी बस हिलाना है। नहीं आया? परिणामी ज्येष्ठता नहीं पढ़ाई मैंने आर्टिकल नंबर 16 में? चलो मैं बता देता हूं। इसमें बात की गई, आप सिर्फ इस शब्द से मतलब रखिए, यहां पर बात की गई है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो मेंबर्स होंगे या जो लोग होंगे, उन्हें सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में मिल रहा था अभी आरक्षण, उन्हें आरक्षण के साथ साथ परिणामी वरिष्ठता या ज्येष्ठता प्रदान की जाएगी। अब मैं जल्दी से समझा देता हूं क्या होता है। मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था कि पहले हम एक अनरिजर्व बंदा ले लेते हैं यानी जनरल का, और एक एसटी या एससी। इन्होंने एक
एग्जाम दिया सब इंस्पेक्टर का, इन्होंने भी क्या दिया, सब इंस्पेक्टर का। इन्होंने ज्वाइनिंग ली आपकी 2015 में। इन्होंने 2015 में क्या निकाल लिया, एग्जाम निकाल लिया। इन्होंने क्या किया, 2020 में एग्जाम निकाला। कितने वर्षों के बाद? पहले सर्विस में कौन आया है दोनों में? अनरिजर्व्ड आया 2015 में। उनके 5 वर्षों के बाद सर्विस में कौन आया है? एसटी या एससी। अब जैसा कि हम जानते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एसटी एससी को प्रमोशन में क्या दिया जाता है, आरक्षण। तो एसआई से टीआई बनने में, ठीक है, मान के चलते हैं कि ये 2025 में क्या बन गए, टीआई बन गए, क्योंकि इन्हें प्रमोशन में क्या मिला है, आरक्षण। और ये 2015 में ज्वाइन किए, परंतु ये 2030 में जाकर क्या बने, टीआई बने। अब एक चीज बताइए, पहले सर्विसेज में कौन आया, अनरिजर्व्ड आया। सीनियर कौन है, 5 साल नौकरी किसने ज्यादा की है, परंतु प्रमोशन में आरक्षण किसको प्राप्त है, टीआई पहले कौन बना, तो सीनियर पहले कौन बना। तो इस आधार पर सीनियर किसको माना जाएगा, जो कि 5 वर्ष कम नौकरी किया हुआ है, परंतु जो आरक्षण में परिणामी ज्येष्ठता उन्हें दी गई है। तो परिणामी ज्येष्ठता के आधार पर या परिणामी वरिष्ठता के आधार पर सीनियर कौन माना जाएगा, ये एसटी एससी माना जाएगा। समझ में आया अच्छे से क्या बोला मैंने, क्लियर है कि और धीरे से फिर से समझाऊं, एकदम स्लो मोशन में आ गया है, क्लियर है? कौन सा अमेंडमेंट था ये, 50वां संविधान संशोधन 2001 परिणामी ज्येष्ठता की बात करता है। तो यहां पे ये याद रखना, 85 और 77 ने प्रमोशन में आरक्षण दे दिया और 85 ने उसको परिणामी ज्येष्ठता दे दी। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन ये आ गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है। ये सवाल पूछा जाता है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब 2002 में किया गया था, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे देश के? तो यहां लिखा नहीं है, बट आप लिख लेना नोट्स में, अटल बिहारी वाजपेयी जी। बहुत ही बेहतरीन राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं ये। इसके बाद अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 21 ए मतलब क्या है ये बताओ जल्दी, शिक्षा का अधिकार। चलो डिटेल में देखते हैं। अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया, जो यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य, ऐसा नहीं कि निशुल्क है तो जो आएगा उसको बस मिलेगी, अनिवार्य मतलब ये राज्य की ड्यूटी है कि वो इस चीज को सुनिश्चित करे कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं वो शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। इसलिए आपने देखा होगा गांव-गांव जाके सर्वे होता है या उनको जागरूकता फैलाई जाती है या विद्यालय खोले जाते हैं कि वो बच्चा क्या कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके। 21 ए के तहत प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है। दूसरी चीज, निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया। देखो क्या होता था, पहले मैं 45 पढ़ लेता हूं फिर बताता हूं। अनुच्छेद 45 क्या है, राज्य को तब तक सभी बच्चों को शुरुआती देखभाल और शिक्षा व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक कि वह, कितना लिखा है, अब मैं आपको बता देता हूं, ये पहले था 14 वर्ष तक। कितना था, 14 वर्ष तक था। तो इसकी विषय वस्तु को बदल के कितना किया गया, 6 वर्ष। क्यों, क्योंकि 6 वर्ष तक यहां ध्यान देगा कौन, राज्य, आपका स्टेट गवर्नमेंट यानी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कौन ध्यान देगा। इसके बाद 6 वर्ष से 14 वर्ष आपका शिक्षा का मौलिक अधिकार शुरू हो जाएगा। फिर ये स्टेट का कर्तव्य है कि वो आपको क्या दे, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे। आई बात समझ में। निदेशक सिद्धांत वो इसलिए किया गया क्योंकि देखो ये राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत है, राज्य मानेंगे तो भी ठीक, नहीं मानेंगे तो भी ठीक। तो इसको किया गया 6 साल कि चलो 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल आप करो। फिर इसके बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा कौन, मौलिक अधिकार 21 ए। अब मौलिक अधिकार बाध्यकारी है यानी सबको मिलना क्या है, कंपलसरी है। तो 21 ए जैसे एक्टिवेट होगा तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के लिए आपको क्या दी जाएगी। अच्छा, हमारे यहाँ केवल 14 वर्ष तक ही शिक्षा दी जाती है, उसके आगे की प्रक्रिया या क्रियान्वयन अभी नहीं किया जा सका है। तो 15 के बाद फिर धीरे धीरे आपको स्वेच्छा से अपने अनुसार ही पढ़ना पड़ेगा। फिर अनुच्छेद 51 ए, अच्छा ये 51 ए सुना सुना लग रहा है, अभी थोड़ी देर पहले सुना हमने, क्या है ये, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। कब जोड़ा गया इसको, 42 अमेंडमेंट के द्वारा। किस वर्ष जोड़ा गया, तो ये बताओ कितने विषय थे उस समय, अब कितने होने वाले हैं, और आज तक कितने हैं, 11। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में 11 टोटल पॉइंट्स हैं। 11वां पॉइंट जोड़ा गया था 86th अमेंडमेंट, वर्ष कौन सा, 2002। 3 चीजें चेंज कर दी इन्होंने। पहला, आर्टिकल 21 ए जोड़ा,
दूसरा 45 की विषय वस्तु बदल दी, और तीसरा क्या कर दिया, 51A में 11वां पॉइंट जोड़ दिया। पढ़ लेते हैं 11वां पॉइंट क्या बोलता है। संविधान के अनुच्छेद 51A में संशोधन करके जे के बाद, जे मतलब जो 10वां पॉइंट होता है, आप ABCDEFG करोगे तो जे मतलब 10 और के मतलब 11 होता है, ठीक है, कर लेना अभी पेन पेपर लेकर। अनुच्छेद के को जोड़ा गया, इसमें क्या बोला गया, आप देखो, 6 साल से 14 साल तक की आयु के बच्चे के माता पिता या अभिभावक अथवा संरक्षण मतलब गार्जियन, जिसके माता पिता नहीं होते उसके गार्जियन होते हैं, जैसे कि चाचा या फिर रिलेटिव या फिर कोई बाहर के रिलेटिव, संरक्षक को अपने बच्चे को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। मतलब ये बोलता है कि 6 साल से, देखो गवर्नमेंट यहां क्या बोल रही है, हम दे रहे हैं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये बाध्यकारी नहीं है, ये क्या है, ये आपके कर्तव्य है जो आपको निभाना चाहिए। तो ये माता पिता से, अभिभावक से और गार्जियन से ये कह रहा है कि ये आप सुनिश्चित करो कि आपके पास जो वो बालक है ना 6 साल से 14 साल का, वो क्या प्राप्त करे, शिक्षा प्राप्त करे। तो ये कंप्लीटली जो ये अमेंडमेंट है केवल शिक्षा की ही बात कर रहा है, हर तरह से 3 जगह बात कर रहा है। पहला, मौलिक अधिकारों में देखो 3 चीजें होती हैं, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 का, ठीक है, होता है। भाग 3 क्या है आपका, मौलिक अधिकार, भाग 4 क्या है आपका, डीपीएसपी, भाग 4 का क्या है आपका, मूल कर्तव्य। इन तीनों में एक एक पॉइंट रख दिया। मूल कर्तव्य में 21 ए को जोड़ा, फिर डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 45 की विषय वस्तु को बदला, और इसके बाद मूल कर्तव्यों में 11वां पॉइंट यानी आपका के जोड़ा गया और बोला कि जो भी अभिभावक और गार्जियन है वो सुनिश्चित करें कि वो जो बालक है 6 से 14 वर्ष का वो क्या प्राप्त कर सके, शिक्षा। यदि आपसे कोई पूछे संविधान में शिक्षा की बात कहाँ की गई है ना, या बात बालकों की शिक्षा की बात कहाँ की गई, तो तुरंत बता देना 3 स्थानों पर की गई है, ठीक है, 21A, आर्टिकल 45 और मूल कर्तव्य का पॉइंट नंबर 11। क्लियर है, ये चीज समझ में आई अच्छे से, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो आगे बढ़े, क्लियर है, क्या चेंज किए गए हैं, कौन सा अमेंडमेंट, वर्ष कौन सा, और अभी प्रधानमंत्री कौन है आपके, अटल बिहारी वाजपेयी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका 92वां संविधान संशोधन। कितनी भाषाएं पूरी कर चुके हैं हम अब तक, 18, बची कितनी है, इससे भी कंप्लीट करते हैं। पहला अमेंडमेंट हमने किया था 21वां, दूसरा हमने किया था, अब तीसरा और अंतिम 92वां संविधान संशोधन वर्ष 2003। 4 नई भाषाओं को इंट्रोड्यूस किया गया और किस अनुसूची में जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में, BDMS, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। इसके साथ ही संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 22, और आज भी कितनी है, तो 15वीं कौन सी जोड़ी आपने, सिंधी। 16, 17, 18 कौन सी जोड़ी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं कौन सी जोड़ी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 92वां संविधान संशोधन 2003, ये इंपॉर्टेंट है, भाषा से संबंधित हमने तीनों अमेंडमेंट्स देख लिए। अब आता है 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। ये इंग्लिश में इसलिए लाया गया है क्योंकि हिंदी में ही नहीं आ पा रहा था, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। इसमें क्या किया, जो उड़िया शब्द है ना उसको चेंज करके क्या किया गया, उड़िया। अब यहां से आपको बेहतर समझ में आएगा कि जो उड़िया था उसको क्या किया गया, उड़िया किया गया। और इसके साथ ही अब एक चीज बताओ, भाषा कहां पर लिखी, कौन सी अनुसूची में आपकी, 8वीं अनुसूची में। जो आपका शब्द था उड़िया, इसको परिवर्तित किया गया किससे, उड़िया से परिवर्तित किया गया। क्लियर है, इसलिए इसको इंग्लिश में मैंने अलग से लिखकर लाया है। तो उड़िया भाषा के शब्द को बदलने या परिवर्तित करने से संबंधित कौन सा आपका अमेंडमेंट है, 96th अमेंडमेंट है, वर्ष कौन सा, 2011। अब इसको एक बार देख लेना ध्यान से। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। सहकारी समिति का मतलब समझते हो, सहकारी समिति मतलब क्या होता है, सरकार और प्राइवेट दोनों का ही एक क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट जिसमें होता है, वो सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसे बोला जाता है, ठीक है। सहकारी समिति को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसने संविधान में निम्नलिखित 3 परिवर्तन किए। इसने सहकारी समिति बनाने के अधिकार को क्या बना दिया,
अब यदि आपको अच्छे से याद आ रहा हो तो आर्टिकल 19 में 6 अधिकारों की बात की गई है और 6 अधिकार में एक अधिकार था संघ और सहकारी समिति बनाने का अधिकार। याद है? याद है? वही बात की गई सहकारी समिति। और अब जब ये आर्टिकल नंबर 19 में है तो हम जानते हैं आर्टिकल नंबर 19 किसका भाग है? मूल अधिकारों का भाग है और मूल अधिकार बाध्यकारी होते हैं, यानी उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो यही किया गया कि सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को एक नया सिद्धांत शामिल किया गया। कहां और कहां देखने मिलती हैं आपको सहकारी समितियां? 43B में। अच्छा 43A क्या है? हाँ, श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, श्रमिकों की मैनेजमेंट में भागीदारी। और वही 43B क्या है? सहकारी समितियों की बात करता है। तो सहकारी समितियों की बात दो जगह की गई, एक आर्टिकल नंबर 19 में और एक 43B में। कभी भी ये पॉइंट्स है ना तो इनको रिकॉल किया करो कि हाँ हमें पता है कि संविधान में इसकी चर्चा एक जगह और हुई थी, है ना। जैसे यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि राज्य की परिभाषा जब ये बात में बोलता हूँ तो ये कहाँ कहाँ की गई है? एक आर्टिकल नंबर 12 और डीपीएसपी का पहला आर्टिकल कौन सा है? 36। अच्छा मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? 12 से। तो पहला कौन सा आर्टिकल हुआ डीपीएसपी का? 36। तो वहां पे किसकी बात की गई है? राज्य की परिभाषा। क्यों? क्योंकि जब भी मूल अधिकार के पॉइंट्स शुरू होते हैं या डीपीएसपी के पॉइंट शुरू होते हैं तो वो हमेशा बोलता है कि राज्य ये करेगा, राज्य वो करेगा, राज्य के ये कर्तव्य है, राज्य ये कर सकता है। तो हम पहले ही बता देते हैं कि जब हम राज्य बोल रहे हैं तो राज्य का अर्थ क्या है। तो वो पहले 12 में बता देते हैं राज्य की परिभाषा, वैसे वो डीपीएसपी में बता देते हैं राज्य की परिभाषा। समझ में आया? चलो, इसमें संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा जिसका शीर्षक है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई क्योंकि हमें 9 भी पता है, 9A भी पता है, अब हमें 9B भी पता चल गया। 9 क्या है? पंचायती राज, बिल्कुल सही। 9A क्या है? स्थानीय स्वशासन। अब 9B भी पता चल गया, 9B क्या है? सहकारी समितियां। बहुत बढ़िया। 9वां भाग पंचायती राज। 9A स्थानीय स्वशासन और 9B सहकारी समिति। चीजें रटने की जरूरत क्या है जब साथ साथ हमें वो चीजें याद होती जा रही हैं, समझ में आ रही। क्लियर है? याद हो रही हैं चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर्ष कौन सा? बस अब हम समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलोजियम प्रणाली को ही क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। कोलोजियम सिस्टम क्या होता है? हाँ वो तो होता है, वो तो लिखा भी है शायद यहाँ पर। तो होता क्या है? देखो, एक, हाँ बिल्कुल सही, 5 जज। एक होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये एक हो गए। प्लस 4 मेंबर्स होते हैं, ये भी कहां से होते हैं? तो ये टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 5। ये जो 5 मेंबर की जो समिति बनती है इसे बोला जाता है कोलोजियम। क्या बोला जाता है? अब इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि किस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाना है, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। ये हाई कोर्ट के कोलोजियम अलग, सुप्रीम कोर्ट का कोलोजियम अलग। किसे बनाना है ये कौन देखता है? कोलोजियम देखता है। यानी वो एडवोकेट कौन है जिसे अब हम जज बना सकते हैं, ये कोलोजियम देखता है। इसको बंद करके क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना दी गई। ठीक है, तो इसके बाद में क्या हुआ 2015 में? ये कब हुआ? 2014। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन अधिनियम को क्या कर दिया? तो अब शायद आपका ये डाउट दूर हो गया होगा कि यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी अमेंडमेंट को असंवैधानिक या निरस्त घोषित कर सकता है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप पहले वाली कोलोजियम प्रणाली फिर से क्या कर दी गई और आज भी क्या चल रहा है आपका? कोलोजियम चल रहा है। क्लियर है? ऑल ओके? समझ में आया? हमने ये देखा कोलोजियम सिस्टम होता है क्या है और ये भी देख लिया कि हाँ अगर अमेंडमेंट को निरस्त या शून्य घोषित करना चाहे सुप्रीम कोर्ट तो कर सकता है। जो शक्तियां पहले छीन ली गई थी वो पुनः लौटा भी तो दी गई थी। क्लियर है? अब 100वां शतक हो चुका है, तालियां बजा दो। किसके लिए तालियां बज रही है यहाँ पर? संसद के लिए। संसद ने 100 पूरे कर लिए। तो 100वां संविधान संशोधन वर्ष 2014। इसमें क्या हुआ था?
1974 का एक भूमि समझौता था हमारा, किसके साथ? कहाँ चला गया देश? नहीं नहीं, बांग्लादेश के साथ। यहाँ देश नहीं लिखा है क्या? हाँ ये है बांग्लादेश। पूरा पढ़ लेते हैं। 1974 के भूमि सीमा समझौता और 2011 के एक प्रोटोकॉल के अनुसार भारत द्वारा कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण और कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश में मतलब कुछ क्षेत्र भारत अपने पास लेगा और कुछ, देखो, कुछ अंतर क्षेत्र यानी जो हमारे क्षेत्र में आते थे वो हमने किसको दिए? बांग्लादेश को। कुछ अंतर क्षेत्र जो बांग्लादेश के अंतर्गत आते थे वो हमने कहाँ किए? हमने 111 अंतः क्षेत्र, 111 अंतः क्षेत्र हमने किसको दिए? हमने बांग्लादेश को दिए। और 51 अंतः क्षेत्र ये हमने किससे लिए? ये किसने लिए? मतलब ये इंडिया ने लिए बांग्लादेश से। 111 दिए, 51। अब वो जो भी समझौता था, जो भी क्षेत्र देना और लेना था, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें की गई, ठीक है। और ये जो हुआ, अब मैंने आपको एक चीज बताया है, कभी भी भारत यदि अपने भूक्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपता है तो वो साधारण विधेयक से पास नहीं किया जा सकता। उसके लिए क्या करना पड़ता है? एक विशेष बहुमत के साथ एक अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो वही अमेंडमेंट कौन सा था? ये 100वां था। और जब ये अमेंडमेंट हुआ और ये जो 111 अंतर क्षेत्र दिए गए, इससे 4 जो स्टेट है उनके क्षेत्र क्या हुए? प्रभावित हुए। मतलब कि जो 111 अंतर क्षेत्र थे वो कहीं ना कहीं किसके भाग थे? उन 4 राज्यों के भाग थे जो सीमा लगाते हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो उन 4 राज्यों के नाम है आपके, पहला असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, याद कर लोगे इसको। इसको ऐसे अलग ना, अमेत्री, मैत्री तो याद हो ही जाता है वैसे, पर असम और पश्चिम बंगाल को याद कर लेना, ठीक है। असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। क्लियर है? इन 4 राज्यों की सीमा में परिवर्तन हुए। कौन सा संविधान संशोधन? 100वां। वर्ष कौन सा? 2014। हमने क्या किया? क्षेत्र दिए या लिए? दोनों हुआ। 111 दिए, 51 लिए। इससे 4 राज्य प्रभावित हुए। पहला राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य और चौथा राज्य। ठीक है, चलिए अब 101, जिसका नाम आपने सुना हुआ है, जीएसटी। वर्ष कौन सा? 2017। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं 1 जुलाई को लागू हुआ था क्या, है ना? 2017 को ये अमेंडमेंट आता है जिससे बोला गया जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें बहुत सारे अप्रत्यक्ष करों को हटाकर जीएसटी के अंतर्गत क्या कर दिया गया? शामिल कर दिया गया। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की प्रक्रिया को हासिल किया गया, लागू किया गया। तो आपको केवल इतना याद रखना, 101 यानी जीएसटी। 101 मतलब जीएसटी, याद रख सकते हो। 102, 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी को संवैधानिक दर्जा। अभी तक ये जो ओबीसी आयोग था ना आपका, ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, ये केवल एक वैधानिक आयोग चला आ रहा था। अब इसको क्या दे दिया गया? संवैधानिक दर्जा। और हम जानते हैं कि जो एससी कमीशन है वो किसमें? आर्टिकल नंबर, जो एसटी कमीशन है वो 338 ए, और जो ओबीसी कमीशन है उसको किसमें रखा गया? उसे रख दिया गया 338 बी में रख दिया गया। तो अनुच्छेद 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। तो 101 में जीएसटी इंट्रोड्यूस की गई, 102 में ओबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। वर्ष कौन सा? 2018। अब एक चीज बहुत अच्छी चलेगी, 101 से लेके 105 तक 2017, 18, 19, 20 और 21 ऐसा चलेगा। और 106वां संविधान संशोधन आपका 2023 बनेगा। बाकी सारी चीजें सेम चलेंगी। क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। 102 हो गया। 103, इसने स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मतलब यहां किसकी बात हो रही है? ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की शुरुआत की, जिसके तहत कितने प्रतिशत? 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। आप जब आर्टिकल नंबर 16(6) पढ़ते हो, है ना, तो उसमें आप देखते हो कि वहां पर ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की बात की गई, कही गई है। घर जाके आर्टिकल नंबर 16(6) देखना, है ना, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो 103वां किससे संबंधित है? 101 किससे संबंधित है? 102 किससे संबंधित है? ओबीसी को संवैधानिक दर्जा, ओबीसी आयोग को। 104, 103 किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस। अब 104, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को क्या कर दिया गया?
यहां पर 2020 में अगर एंग्लो इंडियन जो सीट रिजर्व्ड थी उन्हें क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। अब 334 क्या बोलता है? लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की अवधि को क्या किया गया? आप सभी जानते हो लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षित सीटें हैं एसटी एससी के लिए, कि इस सीट पे केवल कौन कर सकता है? एसटी फाइट कर सकता है, या उस कॉन्स्टिट्यूंसी से केवल कौन लड़ सकता है? एसटी लड़ सकता है या एससी लड़ सकता है। इस व्यवस्था को कितने और वर्षों के लिए बढ़ाया गया? 2020 में इसे 10 वर्षों के लिए और बढ़ाया गया है, मतलब 2030 तक के लिए फिलहाल। अब अगर गवर्नमेंट चाहे तो 2029-30 में फिर एक अमेंडमेंट ला सकती है और उसको फिर से 10 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए बढ़ा सकती है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? तो 104 में क्या हुआ? पहला एंग्लो इंडियन सीट को और एसटी एससी रिजर्वेशन को कहां पर बढ़ाया गया? लोकसभा और विधानसभा में। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब 105वां संविधान संशोधन 2021। अच्छा, 101 का कब हुआ? 2016 है? 17 102वां कब हुआ? 18 103वां कब हुआ? 19 104 105 2021। ठीक है, सिर्फ ये चेंज होगा आपका। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और सूची बनाने का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार दिया गया। आप जानते हो कि किस जाति को रिजर्वेशन देना है, या ओबीसी में शामिल करना है, या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग में शामिल करना है, यह अधिकार किसको दिया गया? अच्छा, अधिकार क्यों दिया गया? मतलब कहीं ना कहीं अधिकार उनके पास नहीं था या छीन लिया गया था। तो 102वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना 2018 में, क्या है ये 102वां? ओबीसी को क्या किया गया? इस 102वें ने क्या किया था कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने की राज्य सरकारों की शक्तियों को, आई बात समझ में? वहां ओबीसी आयोग बना और ओबीसी आयोग ने बोला कि अब सारा काम कौन देखेगा? आयोग देखेगा। तो राज्यों से हम इस अधिकार को छीनते हैं कि अब आप डिसाइड नहीं करोगे कि कौन पिछड़ा वर्ग है और नहीं है। अब राज्य तो नाराज होंगे इससे, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्यों का उसमें प्रॉफिट भी होता है ना चीज लोगों को खुश करने के लिए। तो 105वां अमेंडमेंट कर दिया गया कि राज्यों, हम आपको पुनः ये शक्तियां क्या करते हैं? लौटाते हैं। आपको फिर से शक्तियां देते हैं कि अब आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आप घोषित कर सकते हो। सामाजिक और शैक्षिक रूप से, अच्छा मैंने आर्थिक बोल दिया, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और सूची बनाने का अधिकार राज्यों को पुनः लौटा दिया गया। 105। वापस जाते हैं, 101 में क्या है? 102 में क्या है? ओबीसी आयोग। 103 में क्या है? ईडब्ल्यू। कितने प्रतिशत आरक्षण? 104 में क्या है? 104 कुछ नहीं है, गायब। एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन समाप्त किया गया और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अच्छा, तुम लोग एक दूसरे के सपोर्ट में बोलते हो ना, यहां से आधा सुनाई दे जाए तो हम पूरा बोल देंगे, और यहां वो आधा रुका, सब साइलेंट। 105 में क्या है? सूची बनाने का अधिकार। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची बनाने का अधिकार राज्य को पुनः लौटा दिया गया, जो 102वें के अनुसार छीन लिया गया। अंतिम संशोधन अभी तक का, इसके आगे कुछ नहीं हुआ है अभी तक। 106वां संविधान संशोधन। अभी वर्तमान में एक संशोधन बिल लाया गया था महिलाओं को आरक्षण देने का। कितने प्रतिशत? 33%। कहां पर? लोकसभा और विधानसभाओं में। ठीक है, ये बिल पारित भी हो गया और अब ये एक एक्ट भी बन चुका है, क्योंकि इसको स्वीकृति राष्ट्रपति की मिल चुकी है। बस वही है आपका 106वां। इसको पीएम ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बोला है। देखते हैं, इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद कौन सा? 334A को जोड़ा गया। नया अनुच्छेद प्रभावी होने के बाद 15 वर्षों की अवधि के लिए, कितनी अवधि? ये चीज शायद आपको पता ना हो, आपको सिर्फ यही पता होगा कि 33% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। 15 वर्षों की अवधि के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा, क्योंकि दिल्ली में भी क्या है? विधानसभा में 1/3, मतलब कितना? 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। अब ये कितने वर्ष के लिए किया गया है? परंतु यदि सरकार या संसद चाहे तो आरक्षण की अवधि को संसद द्वारा आगे
बढ़ाया जा सकता है, हो सकता है 15 वर्ष के बाद वो बोले 5 वर्ष के लिए और 10 वर्ष के लिए, और तो वो बढ़ा सकती है। इसके प्रावधान के अनुसार यह उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे। गजट आता है आपका अधिसूचना, तो केंद्र सरकार जब इसे अधिसूचना में लिख देगी उस दिनांक से क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे क्या बोला है, नारी शक्ति वंदन अभिनंदन अधिनियम। ठीक है, तो 106 किससे संबंधित है, तो हमने 1 से लेकर 106 तक का सफर तय किया, हमने सारी चीजों को पढ़ा। अब एक ही फंडामेंटल ड्यूटी बचती है आपकी 12वां आपका मौलिक कर्तव्य बचता है क्या, रिवाइज करना, पढ़ना। ये विद्यार्थियों का मौलिक कर्तव्य है केवल, ठीक है। इसको मैं जुड़वाऊंगा आगे जाकर फंडामेंटल ड्यूटीज में, कि पढ़ाया हुआ घर जाके क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, और अगले दिन आकर खुद से अच्छे से आके उस चीजों के जवाब देने चाहिए। क्लियर है अमेंडमेंट, कहीं भी कठिनाई का सामना करना पड़ा आपको, अच्छे से बोलो हाँ, नहीं करना पड़ा नहीं करना पड़ा। जो भी डाउट आएंगे आप लोग रिवाइज करके आओगे। अब मैं 1-2 दिनों तक कंटिन्यूअसली इसका क्या करवाऊंगा, रिवीजन में आपसे पूछूंगा, तो आपको इसको रेगुलरली क्या करना है, अभी पढ़ना है। कल से हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे संविधान में। हमने संविधान संशोधन प्रक्रिया, उसकी आवश्यकता क्यों थी, संविधान की मूल संरचना क्या होती है, और जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थे सारे के सारे देख लिए। तो आर्टिकल नंबर 368 को हम पूरा कवर अब कर चुके हैं। क्लियर है, कोई समस्या होगी तो हाँ। 89 छूट गया, मैं वही सोच रहा था 89 नहीं आया क्या, अच्छा स्लाइड छोड़ दी क्या मैंने, 96वां 89 ये छूट गई थी, ठीक है। उस टाइम क्यों नहीं बोला बेटा, जब आगे बढ़ा दी। अब 106 के बाद पीछे जाने में अच्छा नहीं लगता। चलो 89 कुछ नहीं है। देखो हमने देखा था कि अभी एक अमेंडमेंट किया गया था जिसके तहत ST/SC आयोग को क्या कर दिया गया था, एक आयुक्त को हटाकर ST/SC आयोग बना दिया गया था। अब क्या हुआ, 89th अमेंडमेंट होता है वर्ष कौन सा, 2003। अब इसमें ST और SC आयोग को क्या किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा। देखो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया गया। अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किसमें, 338, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किसमें, अभी हमने देखा ना SC किसमें 338, ST किसमें, और OBC किसमें 338 बी में इन्हें रख दिया गया। किस अमेंडमेंट के तहत, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वर्ष कौन सा 2003। और 91वां अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा हुआ ये छूटा नहीं। देखो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस वर्ष किया गया, 2003। अब देखो मंत्री परिषद के आकार को सीमित करने, दल बदलुओं को सार्वजनिक पद संभालने से रोकने और दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करने के लिए लाया गया था। अब आप एक चीज को समझना, मान के चलते हैं कि कोई पार्टी पावर में आई है और दूसरी पार्टी को बहुमत की आवश्यकता है, ठीक है। ये एक दल है ए, ये एक दल है बी। अब दल बी को जरूरत है 5 सीटों की, तो वो दल ए के 5 लोगों से बोलेगा कि आप हमारी पार्टी में आओ, आपकी पार्टी में आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है, आपको मंत्रिमंडल नहीं दिया जा रहा है, आप पावरफुल नहीं रहोगे, तो आप क्या करो, हमारी पार्टी में आके बहुमत दे दो। सरकार किसकी बन जाएगी, हमारी, हम आपको क्या दे देंगे। अब होता क्या था, इस मंत्रिमंडल का लालच बहुत बढ़ता जा रहा था, है ना, हर चीज को मंत्रिमंडल, जल मंत्रालय, धीरे से वायु मंत्रालय आ जाता, सांस मंत्रालय आ जाता, ऑक्सीजन मंत्रालय आ जाता, है ना, ऑक्सीजन आप डिसाइड करोगे कौन कितनी लेगा, ठीक है। अन्न मंत्रालय, वो मंत्रालय बढ़ते जा रहे थे, आपने देखा है ना, अब तो गौ मंत्रालय भी आ चुका है। तो ये मंत्रालय बढ़ते जा रहे थे हर चीज से, क्यों, क्योंकि लोगों को खुश करने के लिए क्या देना पड़ेगा। अब लोग अच्छा महसूस करते हैं ना कि हम कौन है, हम मंत्री हैं, कैबिनेट में हम राज्य की, भले उनके पास एकदम घटिया मंत्रालय हो, ठीक है, हल मंत्रालय, जोत मंत्रालय, ट्रैक्टर मंत्रालय। अब लोगों को खुश करना है तो मंत्रालय बढ़ाने पड़ेंगे। तो क्या, अब धीरे से पता है एक और मंत्रालय आ जाता, दिल टूटने वालों का मंत्रालय, उसके लिए एक अलग से, कि जो जिसका दिल टूटा है उसको क्या मुआवजा दिया जाएगा, 500 रुपए की राशि प्रति व्यक्ति, दिल तोड़ेगा तो 500 रुपए की राशि, 3 लोगों से दिल तोड़वाया तो 1500 रुपए की राशि। आई बात समझ में। तो धीरे धीरे मंत्रालयों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो उस पर रोक लगाने के लिए क्या किया गया, 91st अमेंडमेंट 2003 लाया गया। इसने क्या किया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं। मतलब इन्होंने बोला जो लोकसभा की कुल संख्या है उसका 15% निकालिए, मंत्रिमंडल उस 15% से अधिक
नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल समझते 100, लोकसभा की कुल संख्या 100 का 15% कितना 15। तो जब भी सरकार बनेगी तो पीएम के साथ टोटल मंत्री कितने होने चाहिए? कोई भी नया 16वां व्यक्ति कोई नया मंत्रालय ग्रहण नहीं कर सकता। अच्छी चीज की गई कि अब लिमिटेड कर दिया गया। दूसरा, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित संसद के किसी भी सदन का सदस्य जो दल बदल कानून के आधार पर क्या घोषित किया गया है? अयोग्य घोषित किया गया है, मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य। मतलब जिस व्यक्ति को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है वह मंत्री नहीं बन सकता। मंत्री बनने के लिए वह क्या है? अयोग्य है। किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा का कितना, मतलब वही सेम चीज, ठीक है, 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए किया गया क्योंकि कुछ छोटे स्टेट्स हैं। अब उन छोटे स्टेट्स का जैसे गोवा, सिक्किम, इन छोटे स्टेट्स का यदि 15% निकालोगे तो वो तो फिर बहुत ही कम हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या किया गया? अब आप खुद सोचो, किसी की 70 सीटें हैं, किसी की 60 सीटें हैं, तो उनका 15% तो बेहद ही कम निकल रहा है। निकल रहा है 9 निकल रहा है, 10 निकल रहा है। तो उन्होंने बोला कि यदि 15% कम निकल रहा है तो 12 से कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? पर केवल कहां पर? राज्यों में, क्योंकि लोकसभा में तो केवल ज्यादा ही सीटें, सभी को पता है। तो राज्यों और लोकसभा में 15% से अधिक क्या नहीं होने चाहिए? मंत्री नहीं होने चाहिए। और राज्यों में 12 से कम क्या नहीं होने चाहिए? मंत्री नहीं होने चाहिए। कौन सा संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन। और कोई स्लाइड तो नहीं छूटी ना? बस ये दो और इंपॉर्टेंट थे तो हमने इन्हें कर लिया। क्लियर है? समझ में आए अच्छे से? अब बस अच्छे से रिवाइज करो। 1-2 दिन हम इस पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा। फिर आपको सिर्फ ये याद रखना रहेगा कि कौन सा अमेंडमेंट किस चीज से संबंधित है या किस बिंदु से संबंधित है। ठीक है, समाप्त करें? चलो, जय हिंद।